हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज भारतीय दंड संहिता 1860 का हम सेक्शन 81 धारा 81 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसे मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की और आपको पूरी कोशिश करना है समझने की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि धारा 81 के पीछे जो नीतिगत आधार है वो क्या है। वास्तव में ये जो धारा 81 हमारे आईपीसी के अंदर है उसके पीछे क्या मोटिव है, क्या उसका आधार है, कौन सी ऐसी लोक नीति या नीति है जिस पर इसको बेस्ड किया गया है। तो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है सर हेनरी मैन, उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी अचानक एवं परम आपात में दो बुराइयों में से किसी एक बुराई को चुनना अपरिहार्य हो, वहां पर हमें उन दोनों बुराइयों को इस तरह से निर्देशित करना चाहिए कि उनमें से छोटी बुराई को ही भुगतना पड़े। और ऐसा करना न केवल युक्ति संगत है बल्कि यह विधि सम्मत भी है। मतलब कहने का ये कि अगर किसी व्यक्ति के सामने एक ऐसी आपात स्थिति खड़ी हो जाती है कि उसे और वहीं तत्काल दो बुराइयों में से किसी एक बुराई को चुनना आवश्यक हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है, वहां पर उसे उन दो में से उस बुराई को चुनना चाहिए जो उनमें से कमतर है, जिसमें कम से कम हानि भुगतना पड़े। ये मानना है सर हेनरी मैन का और इसी बेस पर यह धारा 81 टिकी हुई है। धारा 81 के लिए जो लैटिन मैक्सिम है, सूक्ति है, वो है क्वाड नेसेसिटेटिस नॉट हैबिट लीगम, जिसका मतलब ही यही है कि यदि ऐसी आपात स्थिति बन जाए कि हमें दो बुराइयों में से किसी एक बुराई को चुनना है तो हमें हमेशा कमतर बुराई को ही चुनना चाहिए, जिससे कम से कम हानि भुगतना पड़े और यह युक्ति संगत भी है, विधि सम्मत भी है। तो धारा 81 में बताया गया है कि कोई ऐसा एक्ट जिसमें उस कार्य को करने से क्षति होती है, हानि होती है, और जो व्यक्ति यह करता है उसे पता है, उसे नॉलेज है कि इससे हानि होगी, इससे कोई ना कोई अपहानि जरूर होगी, उसे ये पता है। और लेकिन फिर भी उसका जो एक्ट है, जो कार्य है, उस कार्य का परपक्ष किसी बड़ी हानि का निवारण है, यानी कि उसका परपक्ष प्रिवेंटिव है, उसका परपक्ष प्रिवेंटिव है। तो एक्ट जो व्यक्ति कर रहा है, कार्य जो व्यक्ति कर रहा है, उसे पता है कि उस कार्य से अपहानि होगी, हानि होगी, लेकिन उसका यह कार्य या उसका यह कार्य करने का पर्पज प्रिवेंटिव है। ये जो हार्म है यह बॉडी को भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी हो सकती है।
हानि बॉडी को भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी हो सकती है, या अन्य तरह की भी हो सकती है। ये जो धारा 81 है, इसमें इस हार्म को जस्टिफाई करना होगा उस व्यक्ति को जिसे इस धारा का लाभ उठाना है, उसे जस्टिफाई करना होगा। जस्टिफाई करने के लिए इसी धारा में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस हार्म को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। उसके कुछ मीटर, कुछ पैमाने उसमें बताए गए हैं, एक्सप्लेनेशन में बताए गए हैं। तो उसमें बताया गया है कि यह तथ्य का विषय है। हम तथ्यों के माध्यम से इसको सिद्ध कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये जो हानि कारित की गई है वह मुझे पता थी, लेकिन उसका उद्देश्य प्रिवेंटिव था, और वह ऐसी प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी जिसमें जोखिम उठाना युक्तिसंगत था। तो ये हानि का जो नेचर है और उसकी आसन्नता को तथ्यों के माध्यम से सिद्ध किया जाएगा। यह तथ्य का विषय होगा। तो इसी धारा 81 में 2 इलिस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं। पहला स्टेशन एक शिप वेसल का है। इसमें देखते हैं, ये जहाज का कैप्टन अचानक और आपात स्थिति में ये पाता है कि यदि इस शिप का रास्ता नहीं बदला गया तो ये सामने वाली नाव को टक्कर मारकर डुबा देगी। ठीक उसी के बगल में एक दूसरी नाव है जिसमें 2 लोग बैठे हैं। इसके सामने वाली नाव में तकरीबन 20 से 30 लोग बैठे हैं। अब यह शिपमैन इस नाव को बचाने के लिए अपना रास्ता बदलता है, और जैसे ही रास्ता बदलता है, शिप आगे जाता है और इस छोटी नाव से टकरा जाता है जिसमें 2 लोग बैठे होते हैं, और ये टकरा करके नाव डूब जाती है, या यूं कहे कि 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहां पर शिप के कैप्टन का यह निर्णय युक्तिसंगत है, विधिसम्मत है, क्योंकि एक बड़ी हानि को बचाने के लिए उसने छोटी हानि उससे कारित हो गई। यानी कि 20-30 व्यक्तियों की जान लेने की अपेक्षा उसने उचित समझा कि 2 लोगों की मृत्यु हो जाए। तो ये तो इलिस्ट्रेशन पहला है। जो दूसरा इलिस्ट्रेशन दिया गया है इसमें, उसमें यह बताया गया कि एक गांव में कुछ घरों में आग लग जाती है और वो घर आग की चपेट में आ जाते हैं। इस आग को पूरे गांव में फैलने से बचाने के लिए, या बड़ी मात्रा में फैलने से बचाने के लिए, गांव में जिस ओर आग फैल रही है उस आग को फैलने से बचाने के लिए बीच के 2 घरों को गिरा दिया जाता है, जिससे आग आगे नहीं बढ़े, पूरे गांव को बचाया जा सके। यहां पर भी ये कार्य जिसने भी किया है वो युक्तिसंगत है, क्योंकि उसने 2 घरों को तोड़ करके पूरे गांव को आग की चपेट से बचा लिया। यानी कि पूरे गांव के घर जलें उससे बेहतर है कि 2 घर गिरा दिए जाएं। इस कार्य को भी युक्तिसंगत माना गया। अब इसमें काम करने वाले को नॉलेज था कि हानि होगी। इस शिप के कैप्टन को भी पता था कि अगर मैं रास्ता नहीं बदलता तो बड़ी हानि होगी, यदि मैं रास्ता बदलता हूं तो हो सकता है छोटी हानि हो या उसे भी बचा लूं।
ये शिप ने जब रास्ता बदला तो कैप्टन के दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं इन्हें मार ही डालूंगा। उसने रास्ता बदला ये सोच करके कि हो सकता है मैं इन्हें बचा लूं, यदि नहीं बचा पाऊंगा तो कम से कम छोटी हानि होगी। स्टेशन बी में भी लगभग यही स्थिति है कि दो घरों का गिराना अपरिहार्य हो गया था। अगर ये दो घर नहीं गिराए जाते तो आग आगे बढ़ती जाती और बड़ी अपहानि कारित हो जाती, बड़ा नुकसान कारित हो जाता। तो यहां पर ये आपात और अपरिहार्य स्थिति है। अगर ये निर्णय लेने में घंटों लगा दिया जाता तो आग बहुत दूर तक फैल जाती। यहाँ कैप्टन, जो शिप का कैप्टन है, ये यदि निर्णय लेने में ज्यादा टाइम लगाता तो तब तक ये शिप इस नाव को टक्कर मार चुका होता। तो स्थितियां ऐसी हैं कि हमें अपरिहार्य और आपात स्थिति में तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। जब हमारे सामने दो बुराइयां होती हैं तो कम से कम हमें छोटी बुराई को चुनना युक्त संगत बताया गया है। तो ये तो थी धारा 81 जो अपने उद्देश्य को बताती है, प्रस्तुत करती है। तो इसमें हमने देखा कि काम करने वाले को नॉलेज है कि हानि होगी, अपहानि होगी, लेकिन उस काम करने वाले का जो काम का पर्पज है वो प्रिवेंटिव है और उसे ये पता है कि ये हानि दोनों तरह की, बॉडी को भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को हो सकती है, लेकिन इस हानि को हमें धारा 81 के अंदर लाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें कुछ मीटर बताए गए हैं और ये बताया गया है कि ये तथ्य का विषय होगा। हमें तथ्यों से ही साबित करना होगा कि ये ऐसी स्थिति में किया गया है। ये इसका जो हानि है उसका नेचर ऐसा था और वो इतनी आसन्न थी कि ऐसा जोखिम उठाना युक्त संगत और विधि संगत था। 2 इलस्ट्रेशन दे दिए गए हैं, लेकिन इस धारा का प्रयोग या उपयोग या इसका डिफेंस, चूंकि इस धारा के अंतर्गत हमें डिफेंस ऑफ नेसेसिटी को बताया गया है, यह हमें दिया गया है। तो आवश्यकता का प्रतिरक्षा है ये हमारे पास, हम इसको उठा सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। तो क्या हम इसका प्राइवेट डिफेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं? वहां पर इसका हम इसकी प्रतिरक्षा ले सकते हैं। तो जो हमारा आईपीसी के सेक्शन 96 से लगा करके 103 तक आप देखते हैं तो वहां पर भी इसका कुछ स्थिति परिस्थितियों में उपयोग होता है। लेकिन जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये उठता है कि क्या आत्मसंरक्षण एक आवश्यकता है? क्या आत्मसंरक्षण एक आवश्यकता है? ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का जवाब आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंसन के मामले में मिलता है। इस मामले में जो निर्धारण आया उससे पता चलता है कि क्या आत्मसंरक्षण एक आवश्यकता है। तो इस मामले में यह कहा गया कि आत्मसंरक्षण एक आवश्यकता है, किंतु यह इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। आत्मसंरक्षण एक आवश्यकता है, किंतु यह इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है कि किसी निर्दोष के वध को औचित्यपूर्ण बना दे। आर वर्सेस डडले में
डडले एंड स्टीफेंसन के मामले में ये निर्धारण आया कि आत्मसंरक्षण आवश्यकता तो है, किंतु इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के वध को औचित्यपूर्ण बना दे। यानी कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को का वध कर दें और इस सेक्शन का और आलम्ब लें तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक मिस्टर लॉर्ड कॉलरिज थे, उन्होंने भी अपना मत व्यक्त किया और उन्होंने ये बताया कि जीवन की रक्षा करना समानतः मानव प्रवृत्ति है। हर इंसान को अपने जीवन की रक्षा करना उसका एक अधिकार भी है, समानता उसकी प्रवृत्ति भी है। हर इंसान अपने जीवन की रक्षा करता है। कॉलरिज महोदय कहते हैं कि जीवन की रक्षा करना समानतः मानव प्रवृत्ति है, किंतु यह उच्चतम कर्तव्य होगा कि हम अपने जीवन का बलिदान करके किसी दूसरे के जीवन को बचा ले, या यूं कहें कि दूसरे के जीवन के रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दे, यह उससे उच्चतम कर्तव्य होगा। तो अपने जीवन की रक्षा करना, अपने जीवन का संरक्षण करना, यह मानव की समानता प्रवृत्ति होती है। एक उसका अपना कर्तव्य होता है कि भाई चलो वो अपने जीवन का संरक्षण करे। और कॉलरिज महोदय यह कहना चाहते हैं, लेकिन उसके जीवन का उच्चतम कर्तव्य यह होगा कि वह दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दे। ये कॉलरिज महोदय भी कहते हैं। और जो मिस्टर ग्रोव, ये भी जस्टिस थे, इन्होंने भी कहा है कि यदि अभियुक्त द्वारा निर्दोष बालक की हत्या को औचित्यपूर्ण बना दिया जाएगा, यह ठहरा दिया जाएगा, तो शक्तिशाली को दुर्बल की जान लेने का अवांछित अवसर मिल जाएगा। ये जस्टिस ग्रोव कहते हैं और वो बिल्कुल सही कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए कि यदि अभियुक्त द्वारा निर्दोष बालक की हत्या औचित्यपूर्ण बना दी जाए तो शक्तिशाली को दुर्बल व्यक्ति की जान लेने का अवांछित अवसर मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा चूंकि जो डडले वर्सेस डडले एंड स्टीफेंसन का मामला है, उसमें कुछ ऐसी कहानी थी कि एक नाव किसी कारण से ध्वस्त हो जाती है। उसमें 4 लोग होते हैं, जिसमें 3 वैक्स होते हैं, एक उसमें बालक होता है, लड़का होता है। और वो बहुत दिन तक समुद्र में भटकते रहते हैं, अपनी किसी भी तरह से अपने आप को सरवाइव करते हैं। धीरे धीरे करीब 18 दिन गुजर जाते हैं। उनके पास जो खाने पीने का था, जो कुछ भी था, वो सब खत्म हो जाता है। अब ये भूख से पीड़ित होते हैं, सरवाइव करना इनको मुश्किल होता है। जो बालक था वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। तो इन्होंने सोचा कि ये तो मरने की हालत में है, तो फिर क्यों ना इसे मारकर खा लिया जाए और अपने प्राण बचाए जाएं।
हालांकि इन तीन में से एक इसके विरुद्ध था कि उसको ना मारा जाए, लेकिन वो दो लोग मिल करके उस बालक को मार डालते हैं और उसके मांस का भोजन करते हैं। अपने आप को उसको खा करके सरवाइव करते हैं। करीब 3-4 दिन तक खा करके अपने आप को सरवाइव किया। और जिसने मना किया था, जो इस पक्ष में नहीं था कि उस बालक का वध किया जाए, उसका भोजन बनाया जाए, वो भी अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन दोनों के साथ मिल करके उसके मांस को उसने भी खाया। उसमें उसकी अपनी मजबूरी थी, वो शामिल हो गया, अपने आप को सरवाइव किया। कुछ ऐसी कहानी उसमें है। और जब ये मामला बाद में वो 3 बचे बाहर आए, मामला कोर्ट में आया, तो कोर्ट का यही निर्णय आया जो आपने इसके पहले सुना, क्योंकि उसमें आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन के सिद्धांत का अवलंब लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, अपने आप को बचाने के लिए उसको मार के खाया है। या उनके अपने तर्क थे, जिसमें से विशेष सेल्फ प्रोवोकेशन का था। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं माना और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मसंरक्षण एक आवश्यकता है, किंतु यह इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है कि किसी निर्दोष के वध को औचित्यपूर्ण बना दे। लगभग कहानी यही थी। फिर एक महाशय और थे, वो जो महाशय थे सर जेम्स स्टीफेन, उन्होंने इस निर्णय की, इस जजमेंट की आलोचना की और उन्होंने अपना एक तर्क प्रस्तुत किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उदाहरण उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि मान लो एक जहाज ध्वस्त हो गया है, मान लो एक जहाज ध्वस्त हो गया है, ए तथा बी सागर में जा गिरे। दोनों ने तैर करके एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। जब दोनों ने उस लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया, अब वो तख्ता, उस तख्ते में इतनी समर्थ नहीं थी कि वो दोनों के भार को उठा सके। वो दोनों जब पकड़े तो वो डूबने लगे, तो ए ने बी को धक्का दे दिया और स्वयं उस तख्ते में बैठ गया, पार हो गया। बी को धक्का दे दिया, बी तख्ते से दूर हो गया और जब वो तख्ते से अलग हो गया तो बी की डूब जाने से मृत्यु हो गई। यहां सर जेम्स स्टीफेंसन कहते हैं कि यहां ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने ए ने बी को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई। उनका कहना यह है कि उसने तो बी को इसलिए धक्का दिया क्योंकि बी जाकर के कोई दूसरा विकल्प ढूंढ ले। यानी कि ए ने बी को इसलिए धक्का दिया कि बी को दूसरा विकल्प ढूंढने का अवसर मिल जाए, या यूं कहे कि ए ने बी को दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए छोड़ दिया। यहां उन्होंने ये जो दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत को कोर्ट ने, न्यायालय ने नहीं माना। डडले तथा स्टीफेंसन का जो प्रकरण आपने पढ़ा, उसमें न्यायालय ने इस दृष्टांत पर भी विचार किया।
उन्होंने इस तर्क को, स्टीफेन के तर्क को और इस दृष्टांत को न्यायालय ने नहीं माना। इस पर विचार जरूर किया, सुना, समझा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने ये कहा कि यहां पर ए मानव बद हेतु दायी होगा। यहां पर ए मानव बद हेतु दायी होगा क्योंकि निर्दोष का वध करके आप अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। यानी कि किसी निर्दोष का वध करके अपने जीवन की रक्षा नहीं की जा सकती। स्टीफेन के दृष्टांत को, तर्क को न्यायालय ने नकार दिया। तो यहां मेरा आशय इस बिंदु को स्पष्ट करना था कि क्या आत्म संरक्षण एक आवश्यकता है। तो आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेन के प्रकरण को याद रखिए, उसमें दिए गए जजमेंट को याद रखिए। इसके बाद कालरिज महोदय का दृष्टांत जो उन्होंने परिभाषित किया है इस जजमेंट को से प्रभावित होकर के, वो याद रखिए। जस्टिस ग्रोव ने भी बहुत अच्छी बात की है कि यदि ऐसा हो तो फिर शक्तिशाली व्यक्ति को दुर्बल व्यक्ति के वध करने का अवांछित अवसर मिल जाएगा यदि ऐसी स्थिति पर अंकुश नहीं लगाया गया। तो आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेन के वाद के प्रकरण में जो जजमेंट आया उसकी आलोचना सर जेम्स स्टीफेन ने कर दी। उन्होंने अपने तर्क दिए, अपना दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत को न्यायालय ने खारिज कर दिया, बिल्कुल नहीं माना। और उन्होंने जो दृष्टांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपने जो बताया है उसमें ये जो है मानववध का दोषी होगा, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा किसी निर्दोष व्यक्ति की जीवन को लेकर के आप नहीं कर सकते। तो ये मुख्य पॉइंट था जो लगभग परीक्षाओं में कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि धारा 81 के अंतर्गत जो अपहानि होती है, जो हानि होती है, उसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ही दिया गया है। और मतलब कब जोखिम उठा सकते हैं, तो वो जो स्थिति है वो कैसी है, किस स्थिति में आप उठा सकते हैं, और किस स्थिति में अपहानि कारित करना भी औचित्यपूर्ण और विधि संगत होगा। ये हो गया एक्सप्लेनेशन में, वो बताया गया कि भाई उसका नेचर क्या होना चाहिए और वो कार्य कितना आसन्न था, कितना इमिनेंट था कि आपने डेंजर या जोखिम को उठा लिया। और उसके बाद ये दो इलिस्ट्रेशंस, तो कैसे भी घुमा फिरा करके आप इसको ध्यान से सुन लें, समझ लें, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पीड वाले हमेशा एक्सीडेंट रास्ते में गिरे मिलते हैं, तो बहुत हैवी स्पीड बना के नहीं चलनी है, बहुत आराम से चलना है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आसानी से स्पीड नहीं पकड़ता, और अगर आपने शुरू में ही स्पीड पकड़ ली तो गारंटी है कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने के लिए आप स्पीड पकड़ रहे हैं। अभी लगातार आईपीसी के मैं वीडियोज दूंगा। ये मेरा एक प्रयास था, मैं जानना चाहता था कि क्या रिएक्शन आएगा आप लोगों का, इसलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। और
कैसा लगा ये वीडियो। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ जो वास्तव में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। और चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई इस वीडियो के माध्यम से वो आपको किसी भी स्टेज में काम आ सकती हैं। प्रीलिम्स में काम आ सकती है, मेन में भी काम आ सकती है। और मेन में मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से बताऊँ कि आप केवल रिकॉल कर लें और एक आंसर, एक अच्छा बेहतर आंसर उत्तर आप बना दें, क्योंकि वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा, रिटन एग्जाम होगा। तो अगर आपके पास फैक्ट कलेक्ट हैं तो उनको आप एक साथ एक निश्चित तारतम्य में, निश्चित श्रेणी में पिरो करके आप एक आंसर बना सकते हैं। और अगर इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच कर गया तो भी आप कम से कम वहाँ पर आंसर कर सकेंगे। ऐसे प्रयासों के साथ मैं वीडियो अब लेकर के लगातार आने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा, क्या रिएक्शन है आपके, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो मुझे चाहिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आज का सेशन यहीं तक, लगभग सेक्शन 81 को मैंने इसी में समेट दिया है। इतना सुनने के बाद अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये भूल जाएगा या आप इसमें लिख नहीं पाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि वीडियो सुनने के बाद और थोड़ा बहुत बुक, ये जो नोट्स आपने बना रखे हैं उसको पढ़ लेने के बाद सब कुछ बंद करके रख के आप अपने मन से लिख के देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपने जो लिखा होगा गजब का आंसर निकला होगा। और अगर निकलता है या आप ऐसा प्रयास करते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियस है, वही लोग करेंगे, सारे लोग नहीं करेंगे, केवल सुन लेंगे। तो अगर आप अपना आंसर खुद लिखिए और खुद पढ़िए, देखिए ठीक आपको लगा कि नहीं। अगर आपको ठीक लगा तो गारंटी है मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको ठीक लगा है, आपसे आंसर बन गया है लिखते हुए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।